नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले बिहार की लापरवाही और स्वास्थ्य व्यवस्था की करते हैं। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां मृत डॉक्टर को शेखपुरा का सिविल सर्जन बनाया गया। जिले के विक्रमगंज प्रभारी पीएचसी प्रभारी थे पहले मृत डॉक्टर राम नारायण राम। फरवरी महीने में ही उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर उन्हें शेखपुरा पदस्थापित किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सदन में सवालों से घिर गए। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि ट्रांसफर की प्रक्रिया जो हुई है उसके अधिकारियों के लिए शो कॉज अब जारी कर दिया गया है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। आखिर में ऐसा क्यों हुआ, इसकी भी जानकारी तुरंत ली जाएगी। सिविल सर्जन स्तर के पदाधिकारी की पदस्थापना वरीयता के आधार पर होती है और ये संचिका पूरा निष्पादित होने में कुछ समय लगता है। निश्चित रूप से जब ये संचिका बनी उस बीच में 1 महीना पहले चिकित्सक की दुखद मृत्यु हो गई और उसकी सूचना विभाग के वरीयतम पदाधिकारियों तक जो पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाई और बीच में वो सूचना जहां कहीं भी रह गई, जिसके कारण ये नोटिफिकेशन हो गया। तो विभाग के संज्ञान में जैसे ही विषय आया है, जो संबंधित हमारे सेक्शन अफसर हैं और अधिकारी हैं उनसे पूछताछ की गई है और जो शेखपुरा सिविल सर्जन का पद है वहां तत्कालीन रूप से वहां के जो एससीएमओ हैं उनको प्रभार दे दिया गया है। तो बिल्कुल लापरवाही देखने को मिली है और इसको लेकर के सदन में खुद बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री घिर गए। ऐसे में सूबे में भले ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने की सरकार दावे तो कर रही है, मगर यह दावे सीएम के गृह जिले में ही खोखली साबित हो रही है, जिसकी हकीकत बिहार शरीफ सदर अस्पताल में देखने को मिली, जहां आराम फरमा रहे डॉक्टर ने एक मासूम को देखना मुनासिब नहीं समझा। बच्ची के पिता अपनी 4 साल की बेटी को लेकर सदर अस्पताल में पागलों की तरह 1 घंटे तक घूमता रहा, मगर किसी भी डॉक्टर ने उसे देखा तक नहीं। बच्ची की हालत ज्यादा बिगड़ गई और परिजन बाइक से निजी क्लिनिक लेकर के पहुंचे। वहीं जब मीडिया की टीम डॉक्टर के कमरे में घुसी तो वहां का नजारा ही कुछ और दिखा। डॉक्टर साहब मच्छरदानी के भीतर आराम फरमा रहे थे। तो बिल्कुल आपको बता दूं, ये तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की वानगी पेश कर रही है। स्वास्थ्य महकमा जिस तरीके से काम करने की बात करता है, शिक्षा मंत्री खुद दावा ये करते हैं कि बिहार में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है। ऐसे में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से अस्पताल में मच्छरदानी में खुद स्वास्थ्य के जो महकमा के जो अधिकारी हैं, जो डॉक्टर हैं, वो सो रहे हैं और जो पीड़ित परिवार था बच्चे को लेकर के आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि बाइक से घंटों घूमता रहा, लेकिन डॉक्टर साहब ने उठ करके देखने की जरूरत नहीं की। उन्ने से भेजाते हैं, उन्हें कोई देखे लवलदार नहीं है। बच्चा सीरियस है? हाँ, बच्चा सीरियस है। कितना देर से घूम रहे हैं आप? अभी मैंने आप पौन घंटा आधा घंटा से घूम रहे हैं, ने से कोई डॉक्टर है ये नहीं। कहाँ से आए हैं? इतासंग से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? निरंजन। इधर बिहार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान विपक्ष आज सरकार पर जमकर हमला बोलता दिखा। दरअसल सदन में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी कई सवालों से घिर गए। नियोजित शिक्षकों का भी मामला सदन में उठा, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री ने दिया। कि बचाने की कोशिश किया जाए और मेडिकल कॉलेज वहां से स्थानांतरित करके विश्वविद्यालय के वजूद को बचाया जाए, उसके लिए हम लोग सवाल उठा रहे हैं। मनमाना किराया देती रहे महोदय। पूरा क्या है, क्या जानना चाहती है, क्या पूछना चाहती है महोदय? कब तक उक्त मार्ग पर बस का परिचालन करना चाहती हैं? साथ ही प्राइवेट बसों का पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 30 नवंबर 2018 को ही जमीन की स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावे 2019 को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है 36 करोड़ 35 लाख रुपए का। फिर भी अरवल के छात्रों को अस्थामा जाकर के वहां पढ़ना पड़ता है, एडमिशन लेना पड़ता है। तो हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कब तक वहां बनेगा? अभी तक भवन नहीं शुरू किया गया है, बनना भी शुरू नहीं हुआ है। 22/2/2021 को आहूत बैठक के
द्वारा शिक्षा बोर्ड को निर्देशित किया गया है जब विज्ञापन निकालकर शिक्षकों का भुगतान किया जाए, लेकिन डेट निर्धारित नहीं है। महोदय, मैं शिक्षा मंत्री से जानना चाहता हूं कि मदरसा विज्ञान शिक्षकों को कब तक भुगतान किया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से सदन में सवालों से शिक्षा मंत्री घिर गए और उनको लेकर के जिस तरीके से सूबे में जो व्यवस्था है शिक्षा को लेकर के, चाहे वो विद्यालय निर्माण की बात हो या फिर शिक्षकों के वेतन की बात हो, हर एक वो सवाल उनके सामने आए, लेकिन उसका जो जवाब दे रहे थे उस जवाबों के दौरान घिर गए। हालांकि सदन में आज एक और तस्वीर उभर कर सामने आई जब राजद नेता ने साफ तौर पे कहा कि अगर कमान आपके हाथ से संभल नहीं पा रही है तो वो विपक्ष को दे दे, विपक्ष संभालने को तैयार है। ऐसे में साफ तौर पे आज जिस तरीके से स्थिति थी, ऐसे में आज विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सरकार कमजोर नजर आ रही थी। अब बात अगर राजनीति की करें तो राजनीति की एक तस्वीर उत्तराखंड से भी आई है। उत्तराखंड की सरकार पर छाए संकट के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज राज्यपाल के समक्ष अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं इस्तीफा सौंपने के बाद प्रेस वार्ता कर उन्होंने बीजेपी का आभार जताया। दरअसल पार्टी में त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर के लगातार कलह चल रही थी और इसके बीच में उन्होंने अब पार्टी से, माफ कीजिएगा, पार्टी से नहीं बल्कि सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार को किसी भी तरीके की कोई संकट नहीं है। नए मुख्यमंत्रियों के लिए चर्चाएं तेज है, जिसमें कई नाम भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड में आखिर बीजेपी की तरफ से नए सीएम का कौन हकदार बनता है। मैं लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और प्रचारक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते, और विगत लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। एक छोटे से गांव में जहां आज भी 7-8 परिवार रहते हैं, उस गांव में मैंने जन्म लिया, एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया और पिताजी पूर्व सैनिक थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था। एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे। इधर रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र के सकला गांव में समोसे के पैसे विवाद में मिठाई दुकानदार ने 2 भाइयों को गोली मार दी, जिसमें 26 साल के रोशन कुमार नामक बड़े भाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा भाई अरुण कुमार का इलाज विक्रमगंज के निजी अस्पताल में चल रहा है। वही घटना के बाद गांव में तनाव है और पुलिस मौके पर पहुंच कैंप कर रही है। इस घटना से एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा अन्य की तलाश जारी है। घटा सर कि समोसा का मामला था, उसमें आया पैसा लेन देन के बारे में हुआ तो उस पर झगड़ा कर दिया और पैसा मांगने पर बोला कि हम आकर बता रहे तुझको, और उसी पर झगड़ा किया और गया घर पर, उधर से आया हथियार लेकर मार दिया 2 लोग को गोली। ये मामला है बाजार का मामला है। इनका दुकान था और इनका घर परिवार लोग बता रहा था कि सिंघड़ा के वजह से पैसा देन लेन के लिए मारपीट हुआ है। तो जो मारे हैं उसको बाद में बोला कि हम आ रहे हैं, अभी बता रहे हैं। तब तक से उसी में आकर, कब बजे घटना होगा? लगभग 4 बजे। इधर राजधानी में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। घटना पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी इलाके में दिन दहाड़े अपराधियों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार पर हत्या के इरादे से गोली मार दी और फरार हो गए। दरअसल 3 की संख्या में आए बदमाशों ने इलेक्ट्रिक दुकानदार से एलईडी बल्ब खरीदा और पैसा मांगने पर अपराधियों ने दुकानदार पर हमला बोल दिया। वहीं दुकानदार ने जब इसका विरोध किया तो अपराधी फायरिंग करते हुए फरार हो गए।
8:30 बजे जैसे ही दुकान खोले हैं, दुकान खोलते हैं, ये दुकान खोलने के बाद वो दुकान खोले हैं, खोलने के बाद तुरंत आया, उधर से बॉल मांगा। दो अपराधी यहाँ आया था, एक उधर रह गया था, आया बोला बॉल मांगा, हमको लगा कस्टमर है, बॉल निकाल के दिए, चेक किए, उस पर डेट लिखना था। डेट लिखने से पहले उनको बोले कि 790 रुपये हुआ। 790 रुपये जैसे बोले वो अच्छे पॉकेट में हाथ निकाल करके पिस्टल एकदम तमातोड़ फायरिंग स्टार्ट कर दिया। उसी बचने के लिए हम बाहर में फटाफटी किए, मतलब उससे छीना झपटी किए, तब तक में फायरिंग करते हुए वो भाग गया तीनों अपराधी। इधर समस्तीपुर के मथुरापुर ओपी थाना क्षेत्र के सारी गांव में अज्ञात अपराधियों के द्वारा एक ज्वेलरी दुकान में लाखों रुपए के सोने और चांदी के आभूषण की चोरी की घटना को वारदात दिया गया है। घटना के संबंध में दुकानदार का कहना है कि प्रतिदिन की तरह दुकान बंद कर वह घर लौटा था और सुबह जब दुकान खोलने पहुंचा तो दुकान के अंदर का शटर टूटा हुआ था और दुकान के सारे सामान बिखरे पड़े थे। जब देखा तो दुकान के पीछे का दीवार तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं दुकानदार की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई है। बंद किया और पीछे के दीवार तोड़ के शटर को नमड़ा के तिजोरी तोड़ के सारा सामान लूट के ले गए। लगभग कितने की चोरी हुई है? लगभग 2-2.5 लाख। क्या सब ले गए थे? कुछ सोना है और चांदी का सामान। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इधर समस्तीपुर के घटहो थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में 18 साल की युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि देर रात मूसापुर गांव में एक परिवार के महिलाओं के बीच विवाद शुरू हुआ और सगे चाचा ने भतीजे को चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वही घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई है। बताया जाता है कि इस घटना के बाद आरोपी चाचा फरार हो गया है। ओइटे में तो हमारा ननकिरवा चुपे चापे जाकर इसको मार दिया छोरा। कौन था ये लड़का? भतीजा रहा। इसको कौन चाकू मारा है? इसको चाकू कौन मारा है? गंगाराम। गंगाराम कौन है इस बच्चे का? चचा है। तो चचा ही मार दिया है भतीजा को? हाँ। क्या है, क्या कारण था? कुछ ना, इसमें कोई बात ही नहीं।